हेलो दोस्तों, सेक्शन रुचि में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो कि सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो गए। दोस्तों आज हम इस सेशन में 3 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 जो है किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 79 जो है भारत के संसद का प्रावधान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता संसद, इसका करेक्ट आंसर होता। अनुच्छेद देखें तो 79 के तहत जो है यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। यानी कि अनुच्छेद 79 में बोला गया है कि जो संघ का जो संसद होगा उसमें एक राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिसके अंतर्गत एक राज्यसभा यानी कि राज्य परिषद जिसे राज्यसभा या उच्च सदन कहा जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा लोकसभा जिसे लोकसभा या निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो जो कानून जो बनाए जाते हैं, जो कानून वगैरह बनते हैं वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। वहीं देखें तो कार्यपालिका पर जो है संसद का वित्तीय नियंत्रण होता है और इसे जो है करों को बढ़ाने का भी एकाधिकार प्राप्त होता है, यानी कि एकाधिकार है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में जो है लोकसभा का संरचना के बारे में बताया गया है, यानी कि लोकसभा के गठन के बारे में। अनुच्छेद 80 जो कि राज्यसभा से संबंधित है। वहीं देखें तो अनुच्छेद 76 जो कि भारत के महान्यायवादी यानी कि CAG का जो है गठन करता है, जिनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी जो नियुक्ति है जो किया जाता है। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फास्टर नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया था। तो फास्टर नाम से जो है एक सॉफ्टवेयर जो लॉन्च किया गया था वो जो मुख्य न्यायाधीश जो थे NV रमन्ना, इनके द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था। तो मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना जो है इसका करेक्ट आंसर था। मैं देखें तो इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो भारत के जो ये जो थे मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना, इनके द्वारा जो है फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इसको जो है शुरू किया गया था। वहीं देखें तो ये जो थे भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद देखें तो UU ललित जो कि 27 अगस्त 2022 से रहे थे और ये जो थे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं देखें तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो कि धनंजय भाई चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 50वें क्रम के हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बताओ दोस्तों, मैं आपको जो है सभी शिफ्टों का जो है एनालिसिस सही समय पर आपको नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ और ना ही पूरा एनालिसिस दे पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश जो है सुबह से जो है हो रही थी, जिसके कारण जो है बिजली सही ढंग से नहीं मिलने के कारण जो है सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस जो है आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। ऐसे जहाँ तक कोशिश रहेगी कि मैं सभी शिफ्टों का जो है एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा। तो चलिए सेशन को आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो वर्तमान में है वह B अनंत नागेश्वरन है। तो B अनंत नागेश्वरन इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारत के जो देखा जाए तो डॉक्टर वेंकटेश्वरमन अनंत नागेश्वरन जो कि जिनको जनवरी 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। वहीं देखें तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA के रूप में जाने जाने वाले जो पद है वह भारत के सचिव पद के बराबर होता है। ये जो CEA होते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। वहीं देखें तो JJ अंजारिया जो कि भारत के पहले जो थे CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
अलार मेल बल्ली का संबंध जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो अलार मेल बल्ली का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो यह जो है अलार मेल बल्ली जो कि भारत के एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना है एवं कोरियोग्राफर थे। यह जो है भरतनाट्यम में देखा जाए तो पंडाल नूल शैली के जो है अग्रणी इनके प्रतिपादक थे। मैं देखें तो इनको जो है 1991 में वैजयंती माला के बाद जो है पद्मश्री पाने वाले सबसे कम उम्र के दूसरी नर्तिका हैं। इनकी सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री प्राप्त किए थे नृत्य के क्षेत्र में वो वैजयंती माला थे। उनके बाद जो है इन्हीं को दिया गया था, यानी कि यह दूसरी महिला थी, यानी कि यह दूसरी व्यक्ति थी। वहीं देखें तो एमाल इंद्रानी देवी ने मणिपुरी नृत्य में जो है और संस्कृत पर एक पुस्तक लिखी थी जो कि लाई हरोबा अनोई ईसो 2021 है। यह बुक भी जो है यह मणिपुरी नृत्य से संबंधित है जो कि एलाना इंद्रानी देवी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट सत्रिया जो कि इसकी उत्पत्ति असम में हुआ था, जो कि वैष्णव मठों के संत जो थे शंकरदेव के द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति किया गया था, यानी कि इनके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं शंकरदेव। इनकी सत्रिया नृत्य जो था असम से संबंधित है। यह भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा, जिनकी उत्पत्ति शंकरदेव के द्वारा किया गया था सत्रिया नृत्य का। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना कौन से क्रम की जनगणना थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वह आज़ादी के बाद से देखा जाए तो 7वीं जनगणना थी, जबकि ओवरऑल देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। यानी कि भारत में जो जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में हुआ था। 1872 से देखा जाए तो 2011 का जो जनगणना था वो 15वीं जनगणना था, जबकि आज़ादी के बाद यह 7वीं जनगणना था। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे, आज़ादी के बाद पूछा गया था या शुरू से पूछा गया था। वहीं देखें तो 2011 का जो जनगणना था इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को शुरू कर दिया गया था। भारत की पहली जनगणना जो कि 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना 1881 से शुरू किया गया था। वहीं देखें तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी को हेनरी बाल्टर के द्वारा जो है किया गया था, जो कि यह जो है ढाका में किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किरण नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था? तो किरण नादर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होता। मैं देखें तो समाज सेवी एवं कला संग्रहालक किरण नादर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं देखें तो फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह टाइम ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह जो पुरस्कार किरण नादर को जो दिया गया था वह फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन के द्वारा जो है यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जो है डिजिटल भुगतान की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में डिजिटल भुगतान की जो शुरुआत किए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर होता। ये उनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अल्टीमेट खो खो कब शुरू हुआ था? तो अल्टीमेट खो खो की शुरुआत जो किया गया था 2022 से किया गया था। तो 2022 से इसका करेक्ट आंसर होता। अल्टीमेट खो खो जिसकी शुरुआत 2022 से शुरू होने वाली एक भारतीय फ्रेंचाइज आधिकारिक तौर पर जो है आधिकारिक खो खो के लिंक है। इसे जो है डाबर एवं भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं देखें तो 2022 का जो चैंपियन रहा था वह उड़ीसा रहा था, उड़ीसा जायंट्स। वहीं देखें तो यह इसका पहला खिताब था। नेक्स्ट जो 2022 का जो उप विजेता रहा था वह तेंगुल योद्धा रहा था। नेक्स्ट देखें तो 23-24 का जो विजेता रहा था वह गुजरात जायंट्स रहा था। यह भी खिताब इसका पहला था। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो संबंध है वह कुचिपुड़ी से है। तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर होता। वेम्पति चिन्ना सत्यम का देखा जाए तो इनका जो संबंध था यह एक भारतीय नर्तकी एवं कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। वहीं देखें तो इनका जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो बिहू जो कि आसाम का एक प्रमुख स्वदेशी लोक नृत्य है,
जो कि असम में जो है कुल 3 बिहू का मनाया जाता है। असम में देखा जाए तो कुल 3 बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ये जो 3 हैं, रंगोली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगी बिहू, ये जो है 3 बिहू जो कि असम में मनाए जाते हैं। ये कुल बिहू के 3 प्रकार हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंगल ग्रह किस कारण से लाल है? तो मंगल ग्रह का जो लाल होने का जो कारण है वह आयरन ऑक्साइड है। तो आयरन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होता। प्रॉपर इस रूप में तो लैंग्वेज में नहीं दिए गए थे क्वेश्चन, लेकिन जो है मंगल ग्रह का लाल होने का कारण ही पूछा गया था, तो आयरन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह का जो है लाल होने का जो कारण है वह आयरन ऑक्साइड है, इसी कारण जो इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मैं देखें तो इसके 2 चंद्रमा यानी कि 2 उपग्रह हैं जो कि फोमोस एवं डिमोस हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो आप इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। फोमोस एवं डिमोस जो कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। नेक्स्ट देखें तो बृहस्पति ग्रह जो कि नारंगी ग्रह भी कहते हैं, नारंगी ग्रह एवं इस पर जो है सफ़ेद बैंड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट शनि ग्रह जो कि अपने छल्लों के लिए जाना जाता है, एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं वह शनि ग्रह है, एवं यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि बृहस्पति के बाद जो है बड़ा में देखा जाए तो इसका दूसरा स्थान आता है। नेक्स्ट शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वह देखें तो यह जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है एवं सबसे चमकीला ग्रह भी है। सौरमंडल का सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। यह जो है आकार एवं द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे जो है बहन ग्रह यानी कि जुड़वा बहन भी कहते हैं। नेक्स्ट शुक्र को जो है सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहते हैं। वहीं देखें तो शुक्र ग्रह जो कि सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि स्थान के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के बाद जो है बुध, अब बुध के बाद शुक्र का स्थान आता है। नेक्स्ट देखें तो यूरेनस की तरह यह भी जो है दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि यूरेनस और शुक्र 2 एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ सुधार लीजिएगा। ये दोनों जो घूमते हैं वह पूर्व से जो है पश्चिम की ओर घूमते हैं, पश्चिम की ओर, ये जो है पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। अब बाकी सभी जो ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। बाकी यही 2 एकमात्र ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाल वंश के कौन से शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया था? तो पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, इनके द्वारा जो है कन्नौज पर अधिकार किया गया था, तो धर्मपाल इसका करेक्ट आंसर होता। धर्मपाल जो कि पाल साम्राज्य के दूसरे शासक थे, जो कि गोपाल के पुत्र थे। वहीं देखें तो इसकी जो स्थापना किया गया था पाल वंश की, वह गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। वहीं देखें जो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध हुआ था वह प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों और पाल वंश इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जो कि पाल वंश के जो धर्मपाल थे यह विजय रहे थे, इनके द्वारा जो है कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया था, और यहाँ पर जो है एक भव्य दरबार का आयोजन भी किया गया था। वहीं देखें तो पाल वंश के जो अंतिम शासक थे वह गोविंद पाल थे, तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के लेखक कौन है? तो संग्रह चूड़ामणि पुस्तक के जो लेखक थे गोविंदाचार्य थे, तो गोविंदाचार्य इसका करेक्ट आंसर होता। चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो सोमेश्वर तृतीय का जो पुत्र थे जगत देव कलम द्वितीय, इनके द्वारा जो है संजीता चूड़ामणि नामक पुस्तक जो है लिखा गया था, यानी कि यह जो ग्रंथ है जगत देव कलम द्वितीय जो थे इनके द्वारा संजीता चूड़ामणि ग्रंथ लिखा गया था, जिसका शाब्दिक जो अर्थ होता है संगीत का मुकुट रत्न, तो इसका शाब्दिक अर्थ भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें, ये जो शासक थे 12वीं शताब्दी में चालुक्य वंश पर शासन किए थे, तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप लिंगानुपात कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो लिंगानुपात है वह 946 है, तो 946 इसका करेक्ट आंसर होता, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार 946 है। वहीं देखें तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो है लक्षद्वीप का जो लिंगानुपात था वह 948 था, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो लिंगानुपात के अनुसार जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का जो है दूसरा स्थान आता है।
वहीं देखें तो साक्षरता दर के अनुसार देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप का जो है प्रथम स्थान, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप का ही है, जो कि 92.28% है। और वहीं देखें तो पूरे भारत वर्ष में देखा जाए भी तो सबसे अधिक जो है लक्षद्वीप का ही साक्षरता दर है। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? जो कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो कोसी नदी को जो कि बिहार का शोक कहा जाता है, यह जो है बिहार में भयंकर बाढ़ लाने एवं मार्ग बदलने के कारण जो है यह प्रसिद्ध है। इसी कारण जो है बिहार में काफ़ी क्षति पहुंचती है एवं बाढ़ का कारण बनता है, क्योंकि यह जो है बार बार मार्ग बदलती है। वहीं देखें तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। उड़ीसा नदी का शोक महानदी एवं ब्रह्मपुत्र को जो है असम का शोक कहा जाता है। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों। और इसका PDF जो कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।